हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी होगी ऑनलाइन क्लासेस लेकर के। यहाँ पर अपलोड की जा रही है फिजिक्स की 12th की क्लासेस, और फिजिक्स की 12th की क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके हमने 8 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ये नवा पार्ट है इस वीडियो का, और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले टॉपिक जो है ऐसा थोड़ा सा कवर कर लिए हमने, ये कंटिन्यू आगे को चल रहे हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तीनों टाइप, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एज वेल एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीनों कवर करने के बाद इस वीडियो में फिर आगे मूव करेंगे एक छोटे से डेरिवेशन की तरफ को, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज फ्रॉम कुलोम्ब्स लॉ। यहाँ पर कुलोम्ब्स लॉ को यूज करके हम लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और साथ में एक छोटा सा डेरिवेशन और है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ रिंग। रिंग की वजह से उसकी एक्सियल डायरेक्शन में या फिर उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाला है ये भी कैलकुलेट करेंगे। हालांकि एसएल अरोड़ा के अंदर ये एग्जांपल्स की फॉर्म में दे रखा, एग्जांपल नंबर 47 एंड एग्जांपल नंबर 48। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पहले थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, हर वीडियो की तरह इस बार भी थोड़ा ओवरव्यू चलता है। देखिए आपके पास क्या है, हम पढ़ रहे हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या, देखिए हमारे पास जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स भी पाया जाता है यूनिवर्स के अंदर, नेचर के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज पाया जाएगा वो तो आपका यूनिट चार्ज हो गया, बेसिक चार्ज हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बड़े चार्जेस की, जो बहुत ज़्यादा है ना इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। तो अब उन चार्जेस को कैसे आप बताओगे कि चार्ज कैसे है, मतलब किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो चार्ज किसी पर्टिकुलर बॉडी पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वो चार्ज जो है, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से आया है, तो वो चार्ज एक पूरी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कितने मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो वो हो सकता है गाइस 3 मैनर में, 1, 2 एंड 3। लीनियर फॉर्म में, दूसरा सरफेस फॉर्म में, और तीसरा वॉल्यूम फॉर्म में। ये तीनों फॉर्मों का मतलब क्या है, सपोज दैट मेरे पास मार्कर है जिसकी लेंथ है ना, इसकी विड्थ और इसकी थिकनेस को मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूँ। अगर मैं इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो ये एक 1D में चार्ज आ रहा है, 1 डायमेंशन में चार्ज आ रहा है। तो इसको बोलेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो किया आपने, लेकिन एक लाइन पे किया है। ठीक है, ये 1D के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, अब इस बॉडी के ऊपर हो सकता 50 कूलाम चार्ज हो, है ना, 150 कूलाम चार्ज हो, कितना भी हो सकता, एक बड़ी क्वांटिटी हो सकती है चार्ज की। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके माना इस पर एक लाइन की फॉर्म में। लेकिन अगर आपके पास कोई सरफेस है, 2 डायमेंशन में है, तो आप कहोगे कि भाई उस पूरे एरिया पर आएगा। इस केस में पूरे एरिया पर आएगा। पहले वाले केस में लेंथ पर आया था, दूसरे वाले केस में एरिया पर आ जाएगा अगर 2D की बात कर रहे हैं तो। जैसे कि आपका बोर्ड हो गया, ये बोर्ड 2D में, अगर मैं इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो ऐसा मान कर चलूँगा कि ये चार्ज मेरा पूरा का पूरा इस 2D में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर वॉल्यूम वाले का आ जाए तो चार्ज, अगर किसी बॉडी पर हमने चार्ज दिया है, वैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होते हैं उनको अगर चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं 1 बाय 1। पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया कि जो बड़े बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज हैं आप किसी पर्टिकुलर बॉडी पे ऐसा मान के चलते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसी के अंदर है पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप कैसे इसको बताओगे, तो आपके पास ये कोई बॉडी है 1D के अंदर, और आपने क्या किया, इसको चार्ज दे दिया। देखिए हम तीनों ही केसेस में पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो आपने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो पॉजिटिव चार्ज हम जो दे रहे हैं ये मान के चल रहे हैं कि इसकी पूरी लेंथ पर, है ना, एंटायर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। तो इस तरह का जो चार्ज आएगा वो आएगा लीनियर, डेंसिटी जो आएगी वो आएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको आप
रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा से, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आ चुकी है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, लैम्डा से कर रहे हो, जिसकी वैल्यू निकल कर आती है, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ L, ठीक है। इसको आप दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हो। वैसे मेथड ऑफ डिफाइनिंग इसके बहुत सारे हैं। आप ये भी कह सकते हो व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज द चार्ज which is distributed over a entire length of the object। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज अ चार्ज, जब आपने इसको लेंथ को ले रखा है, यूनिट ले लो या फिर आप पूरी लेंथ की बात कर लो, तो ये वो चार्ज है जो ऑब्जेक्ट की पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो इट इज द चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एंटायर लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्ट, दैट इज लैम्डा। अगर यहाँ से इसका यूनिट निकालोगे तो क्यू का यूनिट होता है कुलाम और लेंथ का होता है मीटर, तो कुलाम पर मीटर हो जाएगा CM-1, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तैयार रहे, उसमें ये पूछा जाएगा आपको कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो कुलाम पर मीटर या कुलाम मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये है क्या, इट इज अ चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एंटायर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी वजह से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कोई अगर आपके पास टेस्ट चार्ज है, मान लेते हैं ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, दैट इज Q0, तो इसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही होगी। चूंकि हमने इसको पॉजिटिव मान रखा और ये आपका Q0 ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपकी जो हो गई डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाएगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस पर फोर्स जो लगने वाली है वो इस डायरेक्शन में लगने वाली है। तो आप Q0 पर फोर्स देखोगे इस तरफ लग रही है, ठीक है। ठीक, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कितना फोर्स लगेगा। तो हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस चार्ज का, दैट इज dq, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये छोटी सी लेंथ है dl, तो आपके पास जो लैम्डा निकल कर आएगा इस छोटी सी लेंथ के लिए वो आ जाएगा dq/dl। अब आपको फोर्स चाहिए, तो फोर्स कैसे निकालोगे आप, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन डिस्टेंस दैट इज r, इसका स्क्वायर और यूनिट वेक्टर लगा दीजिएगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। आपके पास फोर्स निकल कर आ चुकी है। ये फोर्स निकल कर आई है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, लेकिन अगर मैं पूरे की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँगा तो आप इसको भी df दिखाओ। अगर मैं इस पूरी लेंथ की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता। तो आपको अगर पूरी फोर्स चाहिए इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो आपको इस छोटी सी फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो रख दीजिएगा df की वैल्यू, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इस यूनिट वेक्टर को हटा दिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता, उसको हटा दिया आपने, तो फोर्स कितना निकल कर आ जाएगा। कांस्टेंट को आप बाहर खींच लो, कांस्टेंट आपकी क्या क्या है यहाँ पर। अब देखिए dq है, ये Q0 है और ये आपके पास क्या है r स्क्वायर, तो आप Q0 बाहर ले लीजिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर रहने दीजिएगा। यहाँ dq है और dq की आपके पास वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, dq निकल कर आ जाएगा लैम्डा इंटू dl, तो ठीक है आपका लैम्डा इंटू dl निकल कर आ जाएगा। तो आपके पास Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल कर आ गया, dq की जगह आप रख दोगे लैम्डा इंटू dl और नीचे r स्क्वायर ही चलता रहेगा। तो ये फोर्स निकालते हो आप किसी 1D वाले ऑब्जेक्ट की वजह से। ध्यान रहे कुछ इस तरह का आपको फोर्स निकालना होता है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको बताने के लिए ये थोड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है।
और वो दे रखा आपको 1D वाला, तो 1D वाले की वजह से आपको फोर्स इस तरह से कैलकुलेट करनी है। डेफिनेशन आपको कुछ इस तरह से देनी है। क्या है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन, लैम्डा की डेफिनेशन? इट इज द चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी ऑफ यूनिट लेंथ या फिर ऑफ लेंथ एल लेंथ की बॉडी पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा आपने, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका यूनिट निकाला आपने कूलम मीटर इनवर्स। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? लैम्डा का डायमेंशनल फॉर्मूला, कूलम का होता है 80 और मीटर का होता है m, तो ये हो जाएगा ATM इनवर्स। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, इसको सही करके लिख दोगे आप MLTA इनकी फॉर्म में लिखोगे एक कंटिन्यूस मैनर में, तो तब भी चलेगा ये ATM इनवर्स आप याद कर लीजिएगा। तो ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी थी और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से आपका फोर्स का फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपके पास वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हाँ एक बात और करते हैं कि मान लेते हैं कि जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो एक रिंग पर कर रखा, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, तो वहाँ पर लेंथ की वैल्यू, रिंग के लिए लेंथ की वैल्यू कितनी होती है भैया आपकी? ये आप ऐसा लिख दीजिएगा, लेंथ क्या होगी आपके लिए? लेंथ की वैल्यू रिंग के लिए Q/2πa, जहाँ पर a जो है वो रिंग की रेडियस है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा रिंग के केस में। लेकिन एक जर्नल की बात करोगे आप, लैम्डा इंटू DL/r², ये आपका सॉल्व होकर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने यूनिट वेक्टर गायब कर दिया। तो ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा डेरिवेशन है। डेरिवेशन तो नहीं है, मैं छोटा सा आपको ये न्यूमेरिकल पार्ट करके दिखाना। फोर्स, और फोर्स किस पर? जो यूनिट चार्ज लेकर आ रहे हो आप उस पर, जिसको आप टेस्ट चार्ज कहते हैं ना, टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं इसको और यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। आप टेस्ट चार्ज पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो आपने कर ली। बहुत सिंपल सा फंडा था। जिस तरह से आपने इस पर कैलकुलेट की है उसी तरह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से हम किसी यूनिट चार्ज पर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो आप इसको मिटा दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं जाता, बस एक मोटिवेशन है यार हमारे लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका दूसरा, दैट इज 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, अब पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको पूरे को रफ कर देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी में आपको क्या है, देखिए अब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आपने सरफेस पर मतलब 2D में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। ये सरफेस था, आपने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा कुछ इस तरह से। तो यहां पर चार्ज की जो डेंसिटी आने वाली है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहूंगा मैं इसकी। तो आप क्या कहोगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिफाइन करते हैं भाई, सिग्मा को लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज का अमाउंट होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। सरफेस वर्ड आ गया, ओवर द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखी दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप इस तरह से दिखाते हो, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। सरफेस को आप एरिया बोलोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। यहां से अगर चार्ज की वैल्यू निकालना चाहूंगा कि इस पर चार्ज कितना होगा तो वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ठीक है, इसका अगर यहां से यूनिट निकालोगे तो आ जाएगा कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे सिग्मा का तो वो कितना हो जाएगा, कूलम का होता है 80 और मीटर स्क्वायर का होता है m2। ये ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा तो 80m-2। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। बहुत जगहों पर आप यूज़ करोगे,
इसको तो सबसे ज़्यादा यूज़ करना, आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना सरफेस चार्ज डेंसिटी को, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आपने देख ली, जिस तरह से हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखी थी, फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी में आपने फोर्स कैलकुलेट की थी किसी टेस्ट चार्ज पे, इसी तरह से हम इसके अंदर भी टेस्ट चार्ज पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपने ये एरिया इमेजिन कर लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू है DA, कलर चेंज कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू क्या है DA है, इस एरिया की वैल्यू है DA, और इस एरिया के अंदर जो चार्ज आ रहा है दैट इज इक्वल टू DQ। यहां पर कितना चार्ज आ रहा है DQ, तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, वो आ जाएगी DQ अपॉन DA, ठीक है। यहां से DQ की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा सिग्मा इंटू DA। अब मैंने टेस्ट चार्ज लिया ये यहां पर दैट इज Q0, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है R, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स लगेगी रिपल्सिव इस डायरेक्शन में, और यहां पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन लोगे तो R कैप कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा। आई होप अभी तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, इसका तो रोल प्ले कर दिया हमने, खत्म कर दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अरे यार चार्ज जो पूरे सरफेस पर हो, पूरे एरिया पर हो, तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अब इस केस में देख लेते हैं हमारे पास होने क्या वाला है। तो आप फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ठीक है, पहले छोटी फोर्स निकालो, DF निकालो। DF का मतलब है छोटे से एलिमेंट की वजह से फोर्स निकालोगे, तो आपके पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 कूलोम्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2, तो Q1 आपके पास है DQ, एक चार्ज तो DQ है, दूसरा चार्ज क्या आपके पास Q0, Q1 Q2, और इन दोनों की बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है R, उसका स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर दिखा देंगे, दैट मीन्स कि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, रिपल्सिव फोर्स। अब मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल फोर्स निकालो, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए इस छोटी सी फोर्स का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और ये फोर्स जो है वो सरफेस की वजह से है। रखो वैल्यू DF की, DF की वैल्यू ऊपर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। सही करके दिखा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा R कैप। आगे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, Q0 आपने ले लिया बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने ले लिया बाहर, यहाँ सरफेस के अंदर चलेगा DQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर R कैप भी मैंने दिखा रखा। अब DQ की वैल्यू कहाँ से निकाल रखी हमने, ये निकाल रखी, सिग्मा इंटू DA। रख दो वैल्यू भैया, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस के लिए DQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू DA अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप ऐसे रहेगा। ये तो फोर्स निकल कर आ चुकी है। तो ये सरफेस के ऊपर छोटा सा एलिमेंट रखा हुआ था, उसने फोर्स लगाई थी इतनी, पूरे सरफेस की वजह से उस यूनिट चार्ज पर, जिसको आप टेस्ट चार्ज बोलते हो, आपने उस पर फोर्स कैलकुलेट की है, फोर्स कैलकुलेट किए, फोर्स की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, ये जो सिग्मा की टर्म में है। देखिए मैं Q0 को यूनिट बोल रहा हूँ, यूनिट चार्ज, तो आपके दिमाग में यूनिट चार्ज आ रहा है, तो आप ये मत सोचना कि मैंने इसकी वैल्यू 1Q नहीं ली। एक्चुअल में हम कहीं कहीं यूनिट चार्ज की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं कहीं आप इसको Q0 की तरह, मतलब टेस्ट चार्ज की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जिसका एप्लीकेशन वहाँ वैसे इसको यूज़ करते हैं। तो Q0 आपने ले लिया, इसको ये एक्चुअल में यूनिट चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। अब एक चीज़ और जान लीजिएगा, अब इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं, वो है ये कि अगर आपके पास एक स्फीयर है तो आप क्या करोगे, इस स्फीयर को जैसे ही चार्ज दोगे, वो चार्ज इस स्फीयर की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और आपने जो चार्ज दिया है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो आप ये मान के चलोगे कि इसकी सरफेस पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसकी रेडियस को आपने मान लिया R है। तब इस केस में आपके पास जो निकल कर आने वाली है वैल्यू है ना, वो क्या निकल कर आने वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो Q सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A क्या है यहाँ पर एरिया। तो गाइज यहाँ पर जो एरिया इस्तेमाल करेंगे हम, वो ये देखेंगे कि चार्ज जो हमने दी है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो वो हुई है एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट। तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो एरिया कौन सा है,
जिस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसको चेक करने की। तो गाइज यहाँ पर हमने सरफेस पर और स्फेयर के सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हमें जो एरिया चाहिएगा वो स्फेयर की सरफेस का ही चाहिएगा। और स्फेयर की सरफेस का जो एरिया होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखें, है ना, एरिया ऑफ द स्फेयर वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर है। ध्यान रहे, ये एरिया ऑफ द स्फेयर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखने के साथ साथ आपने ये देखा कि अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है तो उस पर फोर्स कितनी लगाएगा, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में। तो फोर्स लगेगी इतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, सरफेस चार्ज डेंसिटी की आपने यूनिट कैलकुलेट की। ठीक है, और आपने ये भी देखा अगर आपके पास कोई स्फीयर है तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में चार्ज भी निकालना पड़ जाता, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सब रटने की चीज़ें नहीं है, सब समझने की चीज़ है। देखिए, हमारा प्राइम मोटिव यही है कि आपको फिजिक्स समझ में आए, ना कि रटने। ठीक है, इसलिए चीज़ों को ना अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया जाता ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, या फिर किसी न किसी एग्जाम्पल के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, इसके बारे में जो दे रखा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में एसएल अरोड़ा के अंदर जो कुछ दे रखा सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके अंदर आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब अब बात करने वाले हैं पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या कंडीशन चल रही होगी। अब वही वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम का मतलब ये है, आप ऐसा मान के चलिएगा कि आपने जो चार्ज दिया है वो उस बॉडी की पूरी वॉल्यूम में जा चुका। वॉल्यूम में समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा। देखिए, सरफेस और वॉल्यूम में फ़र्क समझिएगा, क्योंकि मैं एक केस स्फेयर का लिया है, स्फेयर की सरफेस पर लिया, दूसरा केस लूँगा स्फेयर का, वो भी स्फेयर के पूरे वॉल्यूम में। तो ऐसा समझिएगा कि वॉल्यूम का मतलब क्या, आपके पास 2 बॉल हैं, एक बॉल आपके पास प्लास्टिक की, दूसरी है कॉटन की। दोनों ही बॉल को आपने डिप कर दिया वाटर के अंदर। ये आपके पास वाटर है, इसके अंदर आपने डिप कर दिया। होगा क्या, जब प्लास्टिक बॉल को बाहर निकालोगे तो प्लास्टिक बॉल के सिर्फ सरफेस पे ही वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, सरफेस पे ही। लेकिन अगर वाटर के अंदर से इस कॉटन बॉल को निकालोगे तो कॉटन बॉल पूरी तरह से भीग चुकी होगी, मतलब पूरे वॉल्यूम में इसके वाटर पहुंच चुका होगा। तो यहाँ इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो आपने चार्ज दिया है वो सिर्फ सरफेस पे ही रहने वाला है, वॉल्यूम के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो उसमें ये मान के चलते हैं कि जो चार्ज है, मान के क्या होता है, जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में है, बॉडी के पूरी बॉडी के वॉल्यूम में बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम वही देखने वाले हैं। तो आप क्या कहोगे, जिस तरह से आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझा, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझा, इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे टेस्ट चार्ज पर फोर्स की वैल्यू। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या है भाई, मान लेते हैं आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस में समझिएगा इसको, ये पूरा वॉल्यूम है ना। 3D का ऑब्जेक्ट को बनाकर दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं 2D में ही ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। तो ये आपने चार्ज बना के दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा पूरे वॉल्यूम में, और यहाँ से आपने एक स्मॉल एलिमेंट को कट किया जैसे पहले किया था। 3D में एक स्मॉल एलिमेंट को कट किया जिस पर चार्ज की वैल्यू क्या है, dq है। ठीक है, और आप पहले की तरह किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करोगे, टेस्ट चार्ज q नोट है, इस dq चार्ज की वजह से, क्योंकि r डिस्टेंस पर रखा q नोट, उस पर फोर्स की वैल्यू जो होगी वो इस तरफ लग रही होगी, और यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर वो आ जाएगा इस दिशा में। ठीक है, तो पहले आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को मिटा करके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू रो। ठीक है, तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे,
इट इज द चार्ज which is uniformly distributed over the entire volume of the body। किसी बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चार्ज चला गया तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है, चार्ज है, ये कहाँ गया है, पूरे वॉल्यूम में गया, या आप इसको यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज द चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, है ना। यूनिट का मतलब समझ रहे हो, यहाँ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी कह सकते हो। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, कूलाम का होता है 80 और मीटर क्यूब क्या हो जाएगा m3। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ATM-3। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब बात कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ साथ, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई यूनिट चार्ज रखा हुआ है तब उस यूनिट चार्ज पर इस वॉल्यूम का छोटा सा कंपोनेंट कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो पहले यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, है ना। यहाँ से Q की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू वी। लेकिन अगर मैं छोटे से चार्ज की बात करूँगा, थोड़े चार्ज की बात करूँगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो ऐसे रहेगा लेकिन वॉल्यूम भी आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, बस खत्म। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप देखिएगा फोर्स कैसे निकालेंगे। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से फोर्स कितनी निकल कर आएगी, थोड़ी सी फोर्स निकल कर आएगी, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2, तो Q1 आपके पास क्या है dQ और Q2 क्या आपके पास Q नोट। देखिए सबका सेम प्रोसेस है, सबका सेम प्रोसेस है, सबको एक ही तरह से करते हुए आ रहे हैं क्योंकि एक ही तरह से सॉल्व होगा। तो इसमें कोई है ना ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, एक ही तरह से सॉल्व हो रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r, उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। कूलॉम्स लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कर दिखाना है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ वेक्टर दिखा देता हूँ, यहाँ अगर मैं वेक्टर लगा देता हूँ तो आपको फिर यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ जाता है। और अगर वेक्टर नहीं दिखाऊंगा तो उसका मैग्नीट्यूड चलेगा, तो आपको यहाँ यूनिट वेक्टर दिखाना नहीं पड़ेगा। तो मैंने DF दिखा दिया आपको 1/4 पाई DQ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा फोर्स कितना होगा, है ना, कंप्लीट फोर्स कितना होगा। तो आपका होगा इस छोटे से कॉम्पोनेंट का आप इंटीग्रेशन कर दो और ये कॉम्पोनेंट जो है पूरे वॉल्यूम में लिया जाएगा। तो वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। वॉल्यूम ऐसे रख देंगे, DF की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। यहाँ से Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालो, वॉल्यूम ऐसे रहने दो। यहाँ बचेगा आपका DQ और DQ की वैल्यू कितनी है, रो इंटू DV अपॉन R स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा R कैप। यही आपके पास टोटल फोर्स निकल कर आ जाएगी। ये टोटल फोर्स मतलब आप ये कह सकते हो इस टेस्ट चार्ज पर ये पूरा वॉल्यूम कितनी फोर्स लगाएगा, इतनी फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें, टच में रखें किस तरह से आपका होने वाला है। अगर मैं इसको इसके अंदर पहले की तरह इसमें भी एक केस है, अगर मैं रो इज इक्वल टू Q अपॉन V किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करता हूँ और वॉल्यूम आपका स्फेयर का, तो आपका रो जो निकल कर आ जाएगा Q अपॉन V होता 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम होता है स्फेयर का, तो स्फेयर का वॉल्यूम के लिए कुछ ये निकल कर आ जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई है किसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर किसी तरह के छोटे से डेरिवेशंस में, तब भी आप मुझे अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। इसे रोक दे करो ऐसा। तो गाइस अब देखने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज। हम एक लाइन चार्ज को लेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ये आपके क्लास टेस्ट जो होते हैं उसके अंदर ही बहुत बार पूछा जाता है और आपका बोर्ड में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको बहुत ध्यान से याद करना है।
इस फॉर्मूले को भी बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, साथ में आपको इसके डेरिवेशन को भी बहुत ध्यान समझना, क्योंकि जो लोग मैथमेटिक्स के नहीं हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इस आर्टिकल में। देखिए आर्टिकल या फिर डेरिवेशन जितने भी हैं सब में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए कोशिश ये करें मैथमेटिक्स को कमज़ोरी ना बनाएं। कोशिश ये करें कि अगर आपको कोई चीज़ समझाई जा रही है तो उसे प्रैक्टिस करें, प्लीज़ प्रैक्टिस करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो एकेडमिक प्रॉब्लम है कम से कम वो तो दूर हो जाए मैथमेटिक्स की। जैसे कि यहाँ पर कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, तो प्लीज़ वो आपको याद होने चाहिए। मैं मैथमेटिक्स के यहाँ जो इस आर्टिकल में यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो कुछ बता देता हूँ आपको। पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो है ये कि अगर आपको कोई भी एक वैल्यू दे रखी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये कुछ इस तरह से दे रखा और यहाँ पर दे रखा थीटा, इसका बहुत बड़ा रोल है, इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है पूरी फिजिक्स के अंदर। आपसे पूछेगा कंपोनेंट बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। एक तो कंपोनेंट की फॉर्म में पूछता और एक इस तरह से ही पूछता है कि थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा आएगा। तो कंपोनेंट का मतलब ये इसके पार्ट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर थीटा की डायरेक्शन में तोड़ोगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोस कंपोनेंट आएगा। ध्यान रखें कोस कंपोनेंट आएगा थीटा की डायरेक्शन में, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा वो इसका साइन कंपोनेंट आएगा, ई साइन थीटा। ये पहली बात, ये ध्यान रखें। अगर कोई बुद्धिजीवी जानने ही चाह रहा है कहाँ से आया तो ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है ना, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में उलझाऊं, तो डायरेक्ट मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा की डायरेक्शन में जो लेते हैं वो लेते हैं कोस कंपोनेंट, और इस ई का थीटा के परपेंडिकुलर मत कहो, बल्कि हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आता है वो आता है साइन कंपोनेंट। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। दूसरी बात, मैथमेटिक्स के अंदर जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है वो ये हो रही है कि आपको अगर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कोस थीटा का, तो देखिए जिसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो वो चीज़ यहाँ होनी चाहिए, है ना। अगर मैं कोस थीटा का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ वो चीज़ यहाँ होनी चाहिए। मैं थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो थीटा के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो थीटा वाली, है ना, थीटा वाले फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होगा, थीटा वाले फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर log x कोस थीटा इंटू डी थीटा है। अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन करना चाहूँगा तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में मांग रहा, तो डी वाले के रिस्पेक्ट में मांगते हैं, तो डी थीटा मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब देखेंगे थीटा वाली टर्म इसके अंदर कौन कौन सी है, तो सिर्फ एक टर्म है दैट इज कोस थीटा, तो बाकी जो है हमारे लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। एक्स स्क्वायर log x ये कांस्टेंट हो गया, हम कोस थीटा को यहाँ रोकेंगे और डी थीटा मतलब डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना आपको उसकी ही टर्म रोकनी है, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये था आपका जानने के लिए, है ना। अगर कोस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो ये निकल कर आता है साइन थीटा, और अगर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो ये होता है माइनस का कोस थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है एज इट इज, आज ही याद कर लो, कल को फायदा देंगी आपको ये वैल्यू। कोस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ पर मैंने थीटा की टर्म में लिख रखा, लेकिन कोई मुझसे ये कहे कि सर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोस एक्स डी एक्स और इसको ऐसे लिख दूँ साइन एक्स डी एक्स, तब वैल्यूज क्या होंगी, तो भाई वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो वो टर्म है यस। तो कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, थीटा की जगह आपने एक्स एक्स लिख दिया, और यहाँ साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जाननी है, खासकर बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंटों के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ होने के साथ साथ आपको एक चीज़ और जाननी है, वो है लिमिट। इसके अंदर लिमिट भी लगी हुई होती है, लिमिट। तो लिमिट हम यहाँ दिखाते हैं नीचे, एक यहाँ दिखाते हैं और एक यहाँ दिखाते हैं। जैसे लिमिट है a टू b और यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स। तो ये लिमिट कब यूज़ करनी है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स का होता है माइनस के कोस एक्स। ये लगाने के बाद देखिए फॉर्मूला खुल गया, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, तब ये लिमिट यहाँ सॉल्व करते हैं ए बी। तो जब लिमिट सॉल्व करते हैं पहले माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट सॉल्व करने के लिए है ना, यहाँ आपका x था जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन करा था x के रिस्पेक्ट में, तो x आपका ये है। तो लिमिट सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिमिट सॉल्व करने के लिए आपको अपर लिमिट रखनी पड़ेगी पहले,
और अपर लिमिट क्या है, तो x की जगह आपको b रखना पड़ेगा। फिर माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका ये हो जाएगा कोस, लोअर लिमिट है x की जगह a रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस तो ये वाला था फॉर्मूले ये था, माइनस ये वाला तो यहाँ आ गया, और ये जो माइनस आया ये फॉर्मूले का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिटों को कुछ इस तरह से खोलना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आपको हल्की लग रही होंगी लेकिन भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये, जिससे नहीं आती उसको पता होगा कि क्या होने वाला है इनके साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं इस आर्टिकल के अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर। इस डेरिवेशन में हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि भाई आपके पास कोई लाइन चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, इसका डायग्राम भी अच्छे समझें, इसका डेरिवेशन तो बहुत ध्यान लगा कर सुने। तो आपने लाइन चार्ज, देखिए लाइन चार्ज की बात आती है तो हम 1D के अंदर, 1 डायमेंशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, मतलब लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। तो आपने ले ली, आपने एक लेंथ ले ली है, ये आपने लेंथ ले ली, और ये बिल्कुल बीचों बीच में रखी है ओरिजिन के। कहाँ रखी है आपने, कौन से जिन पे, ये ओरिजिन O है। तो जितना इस तरफ को है इतना इस तरफ को है, इनफाइनाइट लेंथ का आपके पास ये ना, ये क्या है, लाइन चार्ज है। तो आपने इधर कह दिया x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा है, यहाँ x जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा है। ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, समझ रहे हैं आप। अब आप क्या करना चाह रहे हो, इस लाइन चार्ज पर आप पहले चार्ज दिखा दो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो आपने दिखा दिया पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, लैम्डा, वो तो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आपको क्या करना है, इस लाइन चार्ज का छोटा सा एलिमेंट कट करना। आपने कट कर दिया, आपने इस छोटे से एलिमेंट को यहां कट किया, छोटे से एलिमेंट को आपने यहां कट किया, मतलब x डिस्टेंस पर आपने कट किया, जिसकी जो डिस्टेंस है वो है dx। सेम इसी मैनर में आपने इतनी ही डिस्टेंस पर निगेटिव x एक्सिस में सेम एलिमेंट कट किया dx का। ठीक है, जिस पर चार्ज dq है, यहां पर भी चार्ज क्या आएगा, dq आएगा। ठीक है, और आपको इस P पॉइंट पर, यहां पर एक P पॉइंट मान लेते हैं, ये P पॉइंट जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में y डिस्टेंस ऊपर है। आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो आपको पता पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ को होती है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ को होगी, तो आपने दिखा दिया। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो आपने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जो होगी वो भी एक थोड़ी सी वैल्यू होगी। सेम इसी तरह से आपने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करनी चाहिए, तो वो ये निकल कर आएगी DE। मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये भी थीटा बनाएगी, ये थीटा तो फिर ये भी थीटा होगा। ठीक है, और आपने ये डिस्टेंस ले रखी है r, ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस r है। जैसा पैटर्न इस तरफ है सेम वैसा ही पैटर्न इस तरफ लेना आपको। गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट तोड़ने हैं। कंपोनेंट बिल्कुल अभी सिखाएं तोड़ने, तो इसके कंपोनेंट में इसको ब्रेक कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, मैंने वेक्टर नहीं लगाया, बिना वेक्टर के दिखा रहा हूँ। जब कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो पहले तो आप ये दिखा दो कि ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। कंपोनेंट में ब्रेक करो, तो मैंने बता रखा था थीटा की डायरेक्शन में, इसे भूल जाओ, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो होता है कोस कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा डी कोस थीटा, और इस वाले का जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वो आएगा डी साइन थीटा। ठीक है, और ऐसे ही इसका कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में निकल कर आएगा, वो आएगा डी कोस थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वो आएगा डी साइन थीटा। ठीक है, ये डायग्राम आपने समझ लिया, और इस डायग्राम में आपने ये देखा कि ये जो कंपोनेंट, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कंपोनेंट जो आया वो डी कोस थीटा ऊपर को आया और डी साइन थीटा इधर को आया।
इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी उसका कोस कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में और साइन कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये दोनों साइन कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल होंगे, वैल्यू और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बस डायरेक्शन में अलग अलग होंगे। तो जब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा भाई? जब एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है तो रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा घटकर, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है तो निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ के क्या हो जाएगा? ओवरऑल जीरो। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जितनी ताकत से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर को है, डी साइन थीटा का भी इतनी ही ताकत से इधर को है, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा इन दोनों का ओवरऑल जीरो। जो ओवरऑल निकल कर आएगा पूरी रोड की वजह से या फिर पूरी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर, वो सिर्फ कोस कंपोनेंट की वजह से ही आएगा, ऊपर वाले कंपोनेंटों की वजह से, डी कोस थीटा की वजह से। समझ रहे हैं? तो इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप? तो इसकी लैंग्वेज लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो लैंग्वेज लिखना बहुत आसान, डायग्राम अगर आपने बना लिया तो लैंग्वेज लिखोगे ऐसे। कंसीडर ए लाइन चार्ज whose linear charge density is lambda। हम सब कुछ डायग्राम से बताएंगे। हमने एक ऐसा एलिमेंट ले रखा है ना, ऐसा लाइन चार्ज ले रखा है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? इसकी लैम्डा है। एंड चलो इसका आगे लिखो, कंसीडर a small elements on x-axis that is small x distances कह दो, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं इसके और इसके, distances away from the origin। ये आप एक के बारे में भी दिखा सकते हो, है ना, x डिस्टेंस अवे है ओरिजिन से। ये तो आपने बता दिया कि इन एलिमेंटों को आपने लिया है जो कि x डिस्टेंस पर है। और आप क्या कह रहे हो? अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ चाहिए? लेट P इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट the electric field due to line charge, that is y distance away from the origin। अब देखिए आपने बता दिया कि भाई P पे निकालना चाह रहे हैं जो कि y डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, ठीक है। अब आप इसमें ये और बताएं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उनकी जो ये साइन कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो द कंपोनेंट ऐसे लिखो, द साइन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स कह दो, कैंसिल आउट ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स ड्यू टू डी कोस थीटा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वजह से वो डी कोस थीटा की वजह से आएगा। तो ये आपको थ्योरी लिखनी है और ये थ्योरी कोई रटनी नहीं है, सब डायग्राम से बनानी है और डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब आपको क्या करना है भाई, जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो किसकी वजह से आएगी? वो आएगी कोस कंपोनेंट की वजह से। तो हम कहेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी, अगर मैं इसको x कंपोनेंट बोल दूं, Ex कह दूं, तो इसको फिर मैं Ey कहूंगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो y में आएगी, Ey में, और होगी y कंपोनेंट की वजह से। तो डी कोस थीटा, y कंपोनेंट मतलब कोस कंपोनेंट की वजह से। तो इसका हम क्या करेंगे? अब इंटीग्रल, क्या करेंगे इसका? इंटीग्रल। अब इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करना भाई? ये कहाँ से कहाँ तक था? हाँ भाई, ये कहाँ से कहाँ तक था? तो x की वैल्यू थी -∞ से
x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक है। ये कहाँ तक है लाइन चार्ज, x माइनस इन्फिनिटी से x प्लस इन्फिनिटी की तरफ है। अब आप जो है डी की वैल्यू रख दीजिएगा, तो डी की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिएगा। आपको मैं रिकॉल करा दूं, रिकॉल क्या कराना है, मैंने आपको बता रखा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, q अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक आपने निकाल दिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको डी चाहिएगा तो आप इसको क्या होगा, डी ये आपके पास ऐसे रहेगा, मतलब छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई छोटे चार्ज की वजह से आ सकता है छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर, ये है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया आपको, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डी क्यू क्या है, चार्ज है, इस पर चार्ज है, और इस चार्ज को आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखना। तो इस चार्ज को जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखोगे तो आपको होता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। यहाँ पर डी एल की जगह आपने डी एक्स कह रखा, तो आपका ये डी एक्स हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू अगर निकालोगे तो लैम्डा इंटू डी एक्स निकल कर आ जाएगा। तो रख दीजिएगा आप यहाँ पर वैल्यू, ये हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा सेम जैसे चलता हुआ रहा, x माइनस इन्फिनिटी से x प्लस इन्फिनिटी तक, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डी क्यू की जगह आपने रख दिया लैम्डा इंटू डी एक्स। और देखिए आर स्क्वायर की जगह कुछ रखते हैं, आर का स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल के अंदर, ये आपके पास r है और ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता। तो आर स्क्वायर की जगह रख दीजिएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये थ्योरी समझ में आ गई होगी तो मैं थ्योरी को रफ कर देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना। आपने एक ये लाइन चार्ज ले रखा है जो कि x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, और आपने इसका मिड पॉइंट जो ओरिजिन पर रख रखा है, इस पर आपने छोटा सा कंपोनेंट लिया जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली, सेम डिस्टेंस पर आपने दो कंपोनेंट ले लिए, और इन दोनों कंपोनेंटों के आपने क्या कर लिए, दो कंपोनेंटों के, ये छोटे से कंपोनेंट है, थीटा एंगल पर है, इनके भी आपने कंपोनेंट तोड़ लिए, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट। आपने देखा साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से और कॉस कंपोनेंट जुड़ गए, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया पी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंटों की वजह से निकल कर आया, वही लिखा हुआ है ये सब कुछ। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आपको करना क्या है, करना ये है, करना क्या है देख लेते हैं क्या करना। पहले इस फॉर्मूले को लिख लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने निकाला है, E इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और आपके पास है लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा इसमें एक चीज और करनी है आपको, वो चीज ये है, अगर लिमिट सेम है लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है, इसका मतलब ये है ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस इधर को है इतनी डिस्टेंस इधर को है, तो आप ये कह सकते हो ना कि ओरिजिन से जस्ट डबल डिस्टेंस पर इधर है, मैं कहूँ 50 इधर है 50 इधर है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यार ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दो बार है क्या 50-50, इधर भी है इधर भी है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दो बार है, इधर भी है और इधर भी है। तो आप इसको ना लिमिट को हटा करके, लिमिट आप यहाँ से इसको लिमिट को देखो ऐसा चेंज कर दोगे आप, इक्वल लगाइएगा, जीरो से ले लो, मतलब ओरिजिन से, अब ओरिजिन से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, और 2 आपने बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ टफ नहीं है, ये भी लिमिट का रूल था, समझा दिया। अब बात कर लेते हैं हम, इसको मिटा देता हूँ, है ना, आप ना उतारते चले जाएं, कभी ऐसा ना हो कि रह जाए आपसे कुछ। इस पूरे को रफ कर देते हैं, ये वाला पार्ट। अब आपको करना क्या है, इस सारा का सारा आपको y में लिखना, तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, है ना, x को थीटा और y की टर्म में निकालो, तो x ये है, इसको थीटा
और वाई की टर्म में निकालना, थीटा सेक करके बता देता हूँ, थीटा और वाई की टर्म में निकालना, तो आपको यहाँ टेन थीटा लगाना पड़ेगा। तो लगाओ टेन थीटा। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, सिंस टेन थीटा जो होता है, जब थीटा ये है तो ट्राइंगल के अंदर अगर थीटा ये है और आपका थीटा परपेंडिकुलर दे रखा आपको x और ये दे रखा आपको r, ये दे रखा आपको y, तो टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका x और बेस आपका y, ठीक है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिएगा, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी y टेन थीटा। आपने x की वैल्यू निकाल ली और आपको फिर dx भी चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएशन करोगे मतलब d लग जाएगा इसके आगे। जैसे d लगा तो y तो ऐसे रहेगा, इसका होगा टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। जिसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो उसी का ही डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये फॉर्मूला है। चूँकि अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में टेन थीटा का, तो ये वैल्यू आती है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो डी टेन थीटा कर दोगे, डी टेन थीटा तो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वही लिख दिया मैंने। तो जहाँ आपके पास डी एक्स है उसके अगर लिख दोगे वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और जहाँ आपके पास एक्स है उसकी जगह वाई टेन थीटा लिख दोगे, तो आपके पास 100 इज इक्वल टू 2 यहाँ लगा देते हैं। अब देखो 2 से ना ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो लिख देंगे सब 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से x की वैल्यू इन्फिनिटी तक। यहाँ लैम्डा ऐसे दिखाएंगे, dx की जगह रख देंगे y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ x की जगह रख देंगे y टेन थीटा, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा y स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ना, ये x स्क्वायर है और ये आपके पास x की वैल्यू है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वाई स्क्वायर आपका ये रहा। देखिए जो पुराना वाला उसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ और जो नया वाला मैंने लिखा है उसको मैं ब्लू से दिखा देता हूँ। तो नया वाला जो लिखा मैंने ये लिखा वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ लिख दूंगा मैं वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये चेंजेस किए हमने, डी एक्स की वैल्यू रख दी और यहाँ एक्स की वैल्यू रख दी। अब देखो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लो, इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लो, वाई स्क्वायर कॉमन लेके देखिए अभी लिमिट भी चेंज करेंगे हम। वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, यहाँ नीचे से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ऊपर वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे से आपने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। एक वाई से एक वाई कटा, ये वाई बाहर निकल कर आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, वो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये 1 + टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता, सेक स्क्वायर थीटा इंटू हाँ नीचे सेक स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पूरा का पूरा ये सॉल्व हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लैम्डा आपका बाहर जा चुका, लैम्डा को आपने कुछ निकाल रखा था क्या, यस लैम्डा की वैल्यू आपने निकाल रखी थी। लैम्डा आपके पास था dq/dx, चलो बाद में देखेंगे इसको। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट चुका है, तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 0 से इन्फिनिटी ऐसे चलता रहने दो, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। अब देखिए आपको लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करने के लिए आपको एक काम करना होगा। अच्छा एक चीज़ हम इसमें मिस कर गए, वो चीज़ क्या थी, हम यहाँ सॉल्व करते हुए आए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ चूँकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई थी डी कोस थीटा था, डी कोस थीटा था, मैंने नीचे लिख रखा था, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डी कोस थीटा था, यहाँ पर लिखा हुआ था डी कोस थीटा, तो वो कोस थीटा बच तो रह गया, मतलब मिसिंग हो गया, मैंने लिखा नहीं धोखे से, तो कोस थीटा रह गया था लास्ट में, पूरे के अंदर कोस थीटा मिसिंग है, तो कोस थीटा आप लिख दीजिएगा, कोस थीटा लिखने से मिस हो गया था, तो
तो वो मिस होता हुआ ही चला गया। यहाँ भी cos थीटा आएगा, सब में यहाँ भी बाहर cos थीटा है, इसके बाहर आपने cos थीटा लिख दिया, और ये आपने सॉल्व किया, यहाँ cos थीटा लिख देते, और ये आपने सॉल्व किया cos थीटा आपका ये रहा, और ये आपने सॉल्व किया cos थीटा आपने यहाँ रख दिया, और ये cos थीटा डी थीटा आ जाएगा। मतलब आपने डी सॉल्व भी किया था, लेकिन हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था आपको याद हो, वो आपका डी ई कोस थीटा की वजह से आया था। इसका इंटीग्रल x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी आपने देख ही रखा होगा। तो हमने डी ई लिखा रहने दिया, कोस थीटा बाई मिसिंग है ना, बाई मिस्टेक मिसिंग हो गया, तो हमने अब लास्ट में लिख दिया। तो कोस थीटा का अब रोल प्ले कर देते हैं। कोस थीटा ना हालांकि कुछ नहीं किया, बस कोस थीटा चलता हुआ आया था, कुछ नहीं, हमने लास्ट में लिख दिया कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालने की जरूरत है? नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो आपके पास थीटा है, यस थीटा है, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ एक काम जरूर करना, ये जो लिमिट लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी x की, देखिएगा ये x की लिमिट है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू क्या है, ये इन्फिनिटी। लिमिट x की लिखी हुई है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में करना। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो तो लिमिट भी उसी की चलनी चाहिए। अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो x की लिमिट, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो थीटा की लिमिट ही चलनी चाहिए। तो इस लिमिट को चेंज करते हैं, तो हम लिखेंगे चेंज ऑफ लिमिट। देखिए आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है नहीं। लिमिट को चेंज करो कब? जब x इज इक्वल टू 0 था, तो आपके पास क्या, x इज इक्वल टू वाई टेन थीटा, x इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। तो इसमें ना x इज इक्वल टू 0 रखो, 0 इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 0। टेन थीटा की वैल्यू 0 है, तो टेन में किस एंगल पे वैल्यू 0 होती है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर टेन की वैल्यू 0 होती है। तो जब आपके पास x 0 है तो थीटा भी आपके पास 0 होगा। तो एक लिमिट तो ये चेंज हो गई। दूसरी क्या थी आपके पास? दूसरी ये थी कि जब आपके पास x जो है वो इन्फिनिटी है, x क्या है, इन्फिनिटी, तो रखो x की जगह इन्फिनिटी, x टेन थीटा में, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। यहाँ से आप टेन थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, y डिवाइड में आ जाएगा तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। अब मुझे बताओ टेन में किस एंगल पे वैल्यू इन्फिनिटी होती है? तो आप कहोगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ऐसा होता है कि टेन की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो आपकी लिमिट भी चेंज हो गई। तो ये मैं रफ कर देता हूँ पुराना, ये पुराना सब रफ कर देता हूँ, और आपको नया वाला दिखा देता हूँ जो निकल कर आया। लिमिट चेंज होने के बाद जो निकल कर आने वाला है इंटीग्रल, वो क्या आने वाला आपके पास, e इज इक्वल टू क्या था आपके पास, e इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट, 2 पाई एप्सिलॉन नोट। और यहाँ से एक चीज़ और रह गई बाई मिस्टेक, यहाँ से y से y कटा था, तो यहाँ स्क्वायर था, तो एक y तो चलेगा ना। हाँ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट y, और यहाँ जो आपके पास 0 टू इन्फिनिटी था, ये हो जाएगा अब 0 टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होने के साथ साथ आपके पास कोस थीटा इंटू डी थीटा रहेगा। देखिए इसमें हम दो चीज़ें छोड़ गए, बाय मिस्टेक दो चीज़ें छोड़ गए, क्योंकि भाई डेरिवेशन बहुत बड़ा है, काम बहुत सारा करना, तो एक दो चीज़ें रह गई। एक तो शुरुआत में आपसे कोस थीटा रह गया, मुझसे रह गया कोस थीटा, तो कोस थीटा को मैंने लास्ट तक लिख दिया, हालांकि उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं था, लास्ट में उसका सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा अब वो कोस थीटा। साथ में यहाँ से मैंने y से y काटा था, तो एक y रह गया था, वो लिखने से रह गया था। ठीक है, अब आपने लिमिट चेंज कर दी, लिमिट चेंज करने के बाद में ये निकल कर आया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस खत्म आपका आर्टिकल। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट y ऐसे रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। लिमिट यहाँ आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 90 तक। और लिमिट को सॉल्व करना आपको मैंने सिखाई दिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 90 माइनस साइन 0। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो 1 में से 0 निकालोगे तो 1 आएगा, और 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू वही रहेगी जो है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट y। और इसको सही करके दिखा दो, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा अपॉन, सही करके यहाँ पर लैम्डा अपॉन y। तो ये है आपका लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की
वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आती है लाइन चार्ज की वजह से, वो ये निकल कर आती है 1/2πε0 λ/y। अब कोई कहे कि मैंने यहाँ 4 देखा था, तो भाई उसका भी डाउट दूर कर देते हैं, 4 लिख देते हैं यहाँ पर 4πε0। जब 4 करोगे तो यहाँ 2 λ/y करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ ये मैंने आपको कूलॉम स्लो में समझा रखी है। तो देखिए इस आर्टिकल को मैं एक बार फिर से रैप अप करता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, आपको ये इनफाइनाइट लेंथ का आपको एक लाइन चार्ज लेना और इस पर आपने एक छोटे से कंपोनेंट कट कर देने, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तोड़ोगे तो साइन कंपोनेंट कट जाएंगे, कोस कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आपका डी कोस थीटा की वजह से आएगा। डी की वैल्यू आपने रख दी थी, कोस थीटा मुझसे बाय द वे छूट गया था तो मैंने लिख दिया कोस थीटा। आपने डी की वैल्यू सोल्व करते हुए चले गए, सोल्व करते हुए चले गए, सोल्व करते 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 आपने क्या किया, फिर लिमिट चेंज कर दी, लिमिट चेंज कर दी, लास्ट में इंटीग्रल खोल दिया, वैल्यू आ गई, खत्म। इतना कुछ इस आर्टिकल में कोई टफ नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आर्टिकल में कहीं कोई भी पॉइंट आपका रह गया हो समझ में आने से तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ बारीकी से, है ना, छोटी से छोटी चीज़ को भी एक्सप्लेन करके बताऊं और हर चीज़ आपकी क्लियर करा दूं। मुझसे ही जब दिमाग ज़्यादा लगा हुआ होता है ना तो इंसान से एक दो चीज़ें छूट ही जाती हैं, तो मुझसे छूट गई, लेकिन बाद में मैंने उन चीज़ों को पकड़ लिया कि क्या चीज़ मुझसे छूटी थी, कोस छूट रहा था और साथ में यहाँ पर वाई से वाई काटा था तो वाई रह गया था। आई होप आपको ये आर्टिकल या डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल दे रखा है एस एल अरोड़ा के अंदर और मैंने आपको बता दिया था एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 47 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो देख लेते हैं। अब हम देखेंगे एक रिंग की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है। अभी हमने जो देखा वो ये देखा कि भाई एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। अब ये देखेंगे कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो गाइज इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है चार्ज और रिंग की वजह से आप उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करो। ये चार्ज रिंग जो है वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसकी एक्सिस पर आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब देखिएगा, थोड़ा एज्यूम कीजिएगा कि आपके पास एक बहुत बड़ी रिंग है और रिंग पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, पूरी रिंग पर चार्ज है। अब होगा क्या, इसके मुझे एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। ऐसा मान लीजिएगा कि आपके पास ये रिंग है और आपको एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस रिंग का ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा होगा। यहाँ हर पॉइंट यहाँ पर अपने क्या कर रहा होगा, शो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा होगा, हर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा होगा। तो कुछ कोन शेप की तरह निकल कर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा होगा तो इन सबके अपने कंपोनेंट भी होंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। कंपोनेंट होंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा। छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उन इलेक्ट्रिक फील्डों को हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा होगा क्या, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब इस रिंग की वजह से इस डायरेक्शन में कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखने वाला है नहीं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस रिंग की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ को ही आएगा। तो यही मैं आपको समझाने वाला था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिंग है, एज्यूम कीजिएगा रिंग है, उसकी वजह से अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो जो कंपोनेंट निकल कर आ रहे थे, देखिए कंपोनेंट में भी तोड़ कर दिखाऊंगा, जो कंपोनेंट निकल कर आए थे ये वाले साइन कंपोनेंट ये तो कट के जीरो हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कोस कंपोनेंटों की वजह से होगा। जैसा हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था सेम वैसा ही है। तो हम क्या करते हैं, एक रिंग एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा यूनिफॉर्मली, जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते हैं। ये आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, मान लेते हैं इस रिंग की रेडियस जो है वो है स्मॉल है और आपको इसकी एक्सिस पर यहाँ पर ये पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आपने एक कंपोनेंट यहाँ ये ले लिया और एक कंपोनेंट ये ले लिया, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट रिंग का एक अपना एक कंपोनेंट होगा, लेकिन हम दो कंपोनेंट लेके चलते हैं। अब होगा क्या, इस कंपोनेंट का ये कंपोनेंट जो है जो DQ है, यहाँ पर भी आपने DQ ले लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर DE आएगा,
ऐसे ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर DE निकल कर आएगा। अगर मैं ये थीटा ले लेता हूँ और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये और ये भी थीटा होगा, तो फिर ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा। सेम पहला वाला केस हो गया। अब आपको करना क्या है, इसके कंपोनेंट तोड़ो। तो आपको था एंगल के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो आता है आपका कोस कंपोनेंट। देखिए इस बार मैं कोस थीटा को नहीं भूलूंगा, पिछली बार मिस हो गया था लिखने से, ठीक है। ऐसे ही इसका आप कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये कोस कंपोनेंट डी कोस थीटा ये आ जाएगा। इसका साइन कंपोनेंट डी साइन थीटा ये निकल कर आ गया। इसका साइन कंपोनेंट डी साइन थीटा ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब होगा क्या, डी साइन थीटा जितना नीचे को है इतना ऊपर को भी है, तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ऐसे ही हजारों कंपोनेंट होंगे जो डी साइन थीटा होंगे। तो सारे के सारे डी साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल मारे हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचेगा क्या, बचेगा कोस कंपोनेंट। तो कोस कंपोनेंट सारे ही सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे इस तरफ। अब हमने दो का चेक किया, दोनों का सेम डायरेक्शन में आया, तो हजारों कंपोनेंट ले लो कोस वाले, वो सारे के सारे इस तरफ ही अलाइन हो जाएंगे। इसका मतलब इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो आ रहा है DE कोस थीटा। तो इसको पहले थ्योरी के रूप में कैसे लिखोगे, देखो पहले आप इसको ना R डिस्टेंस पे मान लेते हैं और ये आपकी X हो गई, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे थ्योरी, लेट्स से we have a uniformly charged ring of radius small a, ठीक है, रेडियस स्मॉल a and P is the point where we have to calculate, बिल्कुल देसी लैंग्वेज लिखो, we have to calculate the intensity of किसकी इंटेंसिटी चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे लिखोगे आप, द components of DE, that is कौन कौन से हैं, DE cos थीटा एंड DE sin थीटा। अब आप लिखोगे DE cos थीटा या ऑल कंपोनेंट, फिर आप ये लिखो DE cos थीटा lies in X डायरेक्शन while जो आपके DE sin थीटा है, ये वाले DE sin थीटा कैंसिल आउट ईच अदर। अब क्यों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। कैंसिल आउट ईच अदर ड्यू टू देयर ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। इसको उतार लीजिएगा। ये आपका, इसमें इतनी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखने के बाद अगर आपको मैं ये कहूँ कि रिंग है, इस रिंग का रेडियस a है, तो इसकी डिस्टेंस या फिर सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस जिसको आप l कहोगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 2πa। यही तो सरकमफ्रेंस होती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ज q जो है वो पूरी रिंग पर है, तो मैं ये कहूँगा रिंग की यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना आएगा। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो आप कहोगे यूनिट लेंथ पर dq हो जाएगा, वो हो जाएगा q/2πa। ये dq यूनिट लेंथ पर देखा और उस यूनिट लेंथ की वैल्यू आपने क्या रखी है dl, है ना। देखिए q/2πa मतलब पर यूनिट लेंथ पर, लेकिन मुझे dl लेंथ पर देखना, तो dl लेंथ पर आया चार्ज dq। dq चार्ज जो है वो dl लेंथ पर है, dq चार्ज जो है वो dl लेंथ पर है, तो आपने लिख दिया कि dl लेंथ पर चार्ज जो निकल कर आएगा वो dq निकल कर आएगा। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगर दिक्कत आ रही है तो आप जो है ना इसको
इस थोड़ी सी थ्योरी को डायग्राम के थ्रू आप खुद भी बना सकते हैं। तो इसको कर लीजिएगा, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब हम जो है वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, थोड़ी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की निकालना चाहोगे आर डिस्टेंस पर, तो कितनी निकल कर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी क्यू। भाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना पॉइंट चार्ज की वजह से, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या आ रही है, अगर वेक्टर लगा दिया जाए तो आर कैप दिखा दोगे, लेकिन हम ऐसे ही रहने देते हैं, कैप मतलब यूनिट वेक्टर को हटा देते हैं। तो ये आ चुका आपका डीई, क्या आ चुका है डीई। तो इस डीई में डी क्यू की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, तो डीई ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू है क्यू अपॉन 2 पाई ए, और ये आर स्क्वायर नाचता हुआ ऐसे ही दिखाई देगा जैसा है ये। ठीक है भाई, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के भी कहते हैं, तो आप इसको ना सहूलत के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए, इजी के लिए आप के क्यू अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके इतना समझ में आ गया हो तो डी क्यू की वैल्यू मैंने कितनी रखी, क्यू अपॉन 2 पाई ए और इंटू डी एल। डी एल कौन लिखेगा, ये रहा डी एल, तो क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई ए, ये आपने लिख दिया। ये आपके पास क्या निकल कर आया, डी ई निकल कर आ चुका है। ठीक है, इस डी क्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ। डी क्यू कितना था आपके पास, ये था क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, और नीचे से इसको मिटा देता हूँ। हाँ भाई, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया डी। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आएगी वो किसकी वजह से आएगी, जो आपके पास डी ई का कोस कंपोनेंट है उसकी वजह से, जिसको आप ये भी कहते हो, क्या कहते हो, डी ई एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू। तो जैसी अब इसका ना वेक्टर हटा दो, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखते हैं डी ई की, तो डी ई की वैल्यू कितनी है, डी ई की वैल्यू है के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर। के क्यू डी एल 2 पाई ए आर स्क्वायर, कुछ नहीं छोड़ना इस बार, और कोस थीटा इसको रख दो एक इंटीग्रल की फॉर्म में। जब इंटीग्रल कर रहे हो आप, देखो इंटीग्रल कर रहे हो, छोटी सी लेंथ का इंटीग्रल कर रहे हो तो पूरी लेंथ आएगी, और पूरी लेंथ क्या होती है, सरकमफरेंस। तो 0 से सरकमफरेंस मतलब 2 पाई ए तक निकालना आपको। 0 से 0 मतलब बिल्कुल 0 लेंथ लेकर के वो पूरी सरकमफरेंस का निकालना आपको 2 पाई ए का। ठीक है, अब यहाँ आपके पास लिमिट चल रही है लेंथ वाली, डीएल वाली। तो ठीक है, डीएल आपके पास है भी और लेंथ वाली आपकी लिमिट चल रही है, तो थीटा को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा ये है तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ से कोस थीटा हो जाएगा, सिंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन आर। तो पुट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इन द एबव इक्वेशन। तो आपके पास लिमिट क्या है, 0 to 2 पाई है के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन आर। ठीक है, अब आपके पास जिसकी लिमिट लगी हुई है उस वाले टर्म को रोकेंगे, बाकी सारी की सारी टर्म बाहर निकल कर आ जाएंगी एज ए कॉन्स्टेंट। तो आपका के क्यू भी बाहर निकल कर आ जाएगा, एक्स भी बाहर निकल कर आ जाएगा, और ये आपका 2 पाई ए भी रह जाएगा, और ये आर स्क्वायर ये और ये आर क्यूब बाहर दिखाई देगा, और 0 से 2 पाई ए ऐसे दिखाई देगा, और यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ आपका सब बाहर निकल कर आ चुका है, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो आपका डी एल रह जाएगा। डी एल का मतलब छोटी सी लेंथ का इंटीग्रल करोगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी। तो इसको कह दोगे आप इंटीग्रल करके, आपका ये कांस्टेंट बाहर दिखाओ, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर क्यूब। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रल करोगे तो पूरी लेंथ हो जाएगी एल, और वरना आप देखो किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन करते हैं तो वही आ जाता है जिसके रिस्पेक्ट में करते, तो एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एल आ गया, 0 से 2 पाई है, ये ऐसे रहेगा। इसे और सॉल्व कर लेते हैं आगे, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर क्यूब। एल की जगह अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट की जगह हो जाएगा 2 पाई ए माइनस 0, तो 2 पाई ए में से 0 निकालोगे तो 2 पाई ए बचेगा। अब 2 पाई ए से 2 पाई ए कट गया,
तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, KQX अपॉन R3। बस खत्म, यही आपका आर्टिकल है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आर को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, आर क्या, हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, जो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। आर की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो ए स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और जब इसका क्यूब करोगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस, है ना, क्यूब करोगे 3/2 हो जाएगा। तो जहाँ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यूब था KQX, आर क्यूब था, उसकी जगह कर दोगे ए स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और ज़्यादा सॉल्व करना तो इस के की वैल्यू भी रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखाई देगा। तो ये रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। हम रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेक करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड वाली हम यूनिट पढ़ेंगे उसके अंदर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है एक्सिस पर, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा डेरिवेशन था, कुछ नहीं था। इस रिंग के अंदर जितने भी कंपोनेंट है एल लेंथ के, DL लेंथ के, आपने उनकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, कंपोनेंट है कि पता लगा साइन कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, कॉस कंपोनेंट सारे के सारे जुड़ गए। जब कॉस कंपोनेंट सारे के सारे जुड़ चुके हैं तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इस कॉस कंपोनेंट की वजह से वैल्यू रख दी यहाँ पर, आपने सारी वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दे, डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, मैं नोट यहाँ दिखा देता हूँ। नोट, और वो नोट क्या है, आपने कहा कि ये x जो है वो 0 हो गया, इफ x इज इक्वल टू 0, है ना, रेड से दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है, इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये P पॉइंट जो है वो सेंटर पर लाई कर रहा, मतलब P लाइज एट सेंटर, सेंटर पर लाई कर रहा, तब आपके पास क्या हो जाएगा, तब आपके पास क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखो, जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो E इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब ये है रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 0। कितनी निकल कर आ जाएगी, 0। और आपको पता भी है कि अगर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी निकल कर आएगी, वो आएगी आपकी 0 निकल कर। वो आपने यहाँ देख भी लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर जो आती है 0 आती है। और दूसरा क्या है, दूसरा नोट, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा नोट आपका ये है, नोट नंबर 2, हम कह रहे हैं कि जो x है बहुत बड़ा है इस रेडियस के मुकाबले। इसका मतलब x जो ग्रेटर है a के मुकाबले, तो इसका मतलब आप x स्क्वायर तो और बड़ा होगा a स्क्वायर के मुकाबले, तो यहाँ पर a स्क्वायर को क्या कर दोगे आप, नेगलेक्ट। जब a स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपने खत्म कर दिया तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन एक्स की पावर 3। एक एक्स है, एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए आपका ये वही हो गया जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो KQ अपॉन R स्क्वायर वाला, वैसे ही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब आपका x जो है बहुत ज़्यादा दूर है इस रेडियस के मुकाबले, तब हम इस चार्ज रिंग को एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इन सारे टॉपिकों के अंदर ये देखा आज कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसमें लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझा। साथ में हमने ये भी देखा कि अगर आपके पास कोई लाइन चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आने वाली है, इसको देखा। दूसरा फिर हमने ये चेक किया कि अगर आपके पास रिंग है तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आने वाली है। आपने 2 डेरिवेशन कर लिए इसके अंदर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनके बारे में भी आपने अच्छे से जानने की कोशिश करी, बेसिक मैथमेटिकल टूल जाने, और आपने तीनों तरह की चार्ज डेंसिटी की वजह से आपने फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट की किसी पॉइंट चार्ज पर, है ना, या टेस्ट चार्ज पर, आप ये कह सकते हो किसी टेस्ट चार्ज पर। फिर भी अगर आपको इन वीडियोस के अंदर या फिर इन सभी टॉपिकों के अंदर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश ये की गई है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए, हर पॉइंट को ठहर के संभल के आपको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर रहें और आप अपना एकेडमिक अच्छा कर लें, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ।
फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है तो फिर एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आपके लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।